हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजायर है इसके यूट्यूब चैनल में। लेट अस स्टार्ट विद टुडेस न्यूज़पेपर द हिंदू में आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेट अस सी दैट चाइना डबल्स डाउन ऑन क्लेम्स ऑन ईस्टर्न भूटान बाउंड्री एंड द अदर वन इज बीजिंग इस्लामाबाद इक्वेशन ऑफ द 1960s। चाइना और भूटान में डिस्प्यूट बहुत लंबे साल से चला आ रहा है। लगभग 1984 से 2016 तक कुछ ना कुछ जो है दोनों कंट्रीज के बीच में बाउंड्री टॉक्स होती रही हैं। बट डिस्प्यूट बेसिकली अगर देखा जाए तो ईस्टर्न और सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट में ही रहा है। कभी भी ईस्टर्न पार्ट में इतना कभी टॉक्स हुई नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच में। और ये सेप्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑल ऑफ अ सडन चाइना ने कहा है कि डिस्प्यूटेड वन है एंड इट हैज आस्क्ड फॉर स्टॉप फंडिंग। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसको फंड देती है, चाइना हैज आस्क्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू स्टॉप फंडिंग टू भूटान। ओके, and this global environment facility this comes under United Nation Development Program। और ये है कि भूटान ने ये बोला है कि जो ये सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज इंटीग्रल एंड सॉवरेन पार्ट ऑफ भूटान और चाइना को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि भूटान ने चाइना के अगेंस्ट ओपनली जो है कंडेम करा है और क्रिटिसाइज करा है उसका ये एक्ट। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। अदर टॉपिक इज बीजिंग इस्लामाबाद इक्वेशन ऑफ द 1960। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये थिंकिंग शो करता है कि बीजिंग और इस्लामाबाद की इंडिया से रिलेटेड क्या थिंकिंग है और उनकी आपस में क्या बिहेवियर है, क्यों इतना ऐसा दोनों कंट्री के बीच में ऐसी बॉन्डिंग क्यों है बीजिंग और इस्लामाबाद के उसमें। ये चीज इस आर्टिकल में है और इससे हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं उनकी थिंकिंग समझने की। देखो, जो पाकिस्तान और देखा जाए तो चाइना का रिलेशन जो है बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, एज वी ऑल नो। ओके, और ऐसे ही टॉक हुआ दोनों बड़े लीडर्स के बीच में एंड उन्होंने ये बोला कि एम्बेसडर हुआ करते थे इंडिया के चाइना में और उनका यही कहना था कि यूएस जो है उनका सबसे बड़ा एनिमी है। ओके, और ये भी है कि अगर उन्होंने कहा कि एक कंट्री को रिच होना चाहिए इन हिज स्ट्रेटेजिक व्यू। और रिच का मतलब ऐसा है कि आप हर उसमें फाइन रहो और किसी भी तरीके से अगर आप भले ही यूएस ब्रिटेन और इंडिया को बाइकआउट कर दो यू विल बी फाइन। ओके, और ये है कि वेपन्स बनाना अगर सीखना वो कैसे है कि आप रिपेयर करना शुरू करो अदर कंट्रीज के वेपन को। इससे आप जो है सीख सकते हो कि वेपन कैसे बनते हैं। और ये है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो है कभी बाउंड्री डिस्प्यूट क्यों नहीं हुआ, हमेशा जो है दोनों एक दूसरे को फेवर क्यों करते रहे। बिकॉज पाकिस्तान और चाइना कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं और इसी कारण जो है कोई भी उनके इंटरेस्ट भी क्लैश नहीं करते हैं। तो इंटरेस्ट भी नहीं क्लैश कर रहे हैं, बाउंड्री भी नहीं शेयर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक दूसरे के उसमें काम भी आ रहे हैं। जैसे टेररिज्म रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो चाइना हमेशा वीटो दे ही देता है, तो एक दूसरे के उसमें सपोर्ट भी करते हैं। और सो वी आर इक्वल एंड एज इक्वल वी कैन बी फ्रेंड्स, ये इन दोनों का मोटो है। और ये है कि जो तिब्बत डिस्प्यूट है विद चाइना, ये एक कह सकते हैं क्लैशिंग पॉइंट है चाइना और इंडिया के बीच में। चाइना का कहना है कि 90,000 ऑफ द स्क्वायर किलोमीटर चाइनीज टेरिटरी वो इंडिया ने इन्फ्रिंज कर ली है, ले ली है अपने उसमें। और इंडियन पीपल्स आर गुड बट जो कैपिटलिस्ट है जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, ये अच्छे लोग नहीं, अच्छे नहीं थे, इनका ये मानना है। और चाइना एक थिंकिंग लेके चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है ये बायलैटरल टॉक से ही सेटल होना चाहिए और इसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल नहीं होना चाहिए। चाइना इस तरीके का व्यू इसलिए रखता है जो कि अक्साई चेंजेस को इसने एंक्रोच कर रखा है। अगर वो कश्मीर डिस्प्यूट सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय वोटिंग के थ्रू फेवर करता है तो
अक्साई चीन में भी ये चीज हो सकती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो सकता है, लोग वोटिंग कर सकते हैं और चाइना को आउटकास्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस थिंग्स आर देयर। ये एक बैक ऑफ द माइंड रहता है और जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें पास होती रहती हैं। फूड ग्रेन ऑफटेक बाय स्टेट राइजेस शार्पली। फूड ग्रेन अभी पेंडेमिक टाइम में जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अवेलेबल करा रही है सेंट्रल, और राइस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन उसकी क्वांटिटी लगभग डबल सी हो गई है, जो कि लगभग 60% मोर जो है राइस इनटेक हो रहा है, और वीट का देखें तो दैट इज ओनली 30% ओनली लिफ्ट कर रहे हैं वेरियस डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनिटीज ओके सेंटर से। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है अंडर वेरियस स्कीम ये चीज इसको जो है अलॉट करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स को लिफ्ट करने के लिए ये चीज अवेलेबल कराई है। ओके, और जैसे कि हो गई प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम हो गई, फिर अंत्योदय अन्न योजना जो कि कार्ड होल्डर्स इन द कंट्री हैं, जो कि पुअर लोग हैं, उनको फ्री एडिशनल एंटाइटलमेंट लगभग फ्री 5 kg पर पर्सन पर मंथ मिलेगा, और ये लगभग अप्रैल टू जून था, बट इसको बढ़ा दिया नवंबर तक। एज वी हैव कवर्ड दिस इन अवर प्रीवियस वीडियो। ओके, और ये इंटाइटलमेंट होगा इन एडिशनल टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो उन्हें फूड ग्रेन मिल रहा था। अब क्या है कि राशन कार्ड होल्डर जो नॉट कवर्ड है अंडर एनएफएस से उनको भी मिलेगा, और नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड होल्डर्स को भी मिलेगा, और जो एनएफएसए में नहीं है उनको 21 पर केजी मिलेगा, और जो नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड होल्डर्स है उनको 22 रुपीज पर केजी फूड ग्रेन अवेलेबल कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है माइग्रेंट लेबर्स हैं जो कि एनएफएस में कवर नहीं है या फिर किसी भी स्कीम का वो फायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी जो है फूड ग्रेन अवेलेबल कराया जाएगा, एंड दैट विल बी 5 kg पर पर्सन पर मंथ फॉर मई एंड जून। और देखा जाए तो कितना अपलिफ्टमेंट हुआ है, कितना जो है लिफ्ट करा है डिफरेंट स्टेट्स ने, तो यूपी ने सबसे ज्यादा करा है, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, और सबसे ज्यादा जो है राजस्थान जो है उसने लगभग कितना 14.84 लाख टन जो है क्वांटिटी उठाई है, और यूपी ने उसके बाद में। ओके, सो ये डेटा रहा फूड ग्रेन का ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम। और हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल में ये इनफ्रेंचाइज द फॉरगेटन वोटर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिया मस्ट नॉट कास्ट एंकर इन एनरिका लेक्सी। री-इन्फ्रेंचाइज द फॉरगेटन वोटर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमेशा से जो है कुछ पेंडेमिक टाइम में कुछ इस बार डिफरेंट लाने की कोशिश करी है। जो भी सीनियर सिटीजन है अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, उनको जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराने को प्रोविजन लाए हैं, एंड दिस ऑप्शन वाज अवेलेबल ओनली टू द डिसेबल्ड सिटीजन एंड दोज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, तो उनके थ्रू उनको ही अवेलेबल था। बट अभी क्या है कि 65 ईयर्स ऑफ एज वालों को भी कोरोना वायरस के कारण ये फैसिलिटी अवेलेबल करा दी जाएगी। और पोस्टल बैलेट में नॉट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ, लेकिन क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो बच जाएगा, और एक सेपरेट बूथ भी बनाया जा सकता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। देखा जाए तो माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो 13.9 करोड़ है, इट इज अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2017, और नियरली थर्ड ऑफ इंडिया लेबर फोर्स है माइग्रेंट वर्कर की। और ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं और टू अर्न देयर लिवलीहुड, बेसिकली जब ऑफ सीजन होता है एग्रीकल्चर का तब ये दूसरे स्टेट्स में जाते हैं और छोटे मोटे काम कर लेते हैं, कितना भी रुपए मिले, जैसे कि ब्रिक क्लीन वर्क हो गया, डोमेस्टिक वर्क हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, तो इन सब चीज़ें में करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ जब रहते हैं तो उनकी आइडेंटिटी नहीं रहती है, लो वेज मिलते हैं, प्रॉपर लिविंग कंडीशन नहीं मिल पाती है, और वहां पे रह के उन्हें वोटिंग राइट भी नहीं मिल पाता है। ये सारी प्रॉब्लम है। अब इलेक्शन डे में बहुत कम ऐसे हो पाते हैं जो अपने घर पे लौट के वापस आ पाए।
इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स को जो है डू नॉट एनरोल एज वोटर्स इन देयर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो एनरोल ही नहीं हो पाते, वहाँ पे वोटिंग ही नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कोई वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इतने कोई प्रोविजंस लाती नहीं, इतने कोई वेलफेयर मेजर्स वाली स्कीम लाती नहीं है। इसीलिए जो देखा जाए तो माइग्रेंट वर्कर्स को जो है कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था कि जिससे कि थ्रू वो अपना जो है बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकें। ओके, अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है, इसके अकॉर्डिंग जो है 91.05 करोड़ हमारे रजिस्टर्ड वोटर हैं, और वोटिंग कितने 67.4, लगभग 61.36 करोड़ वोटर्स जो है ये वोटिंग करते हैं। 10% ऐसे वोटर्स हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं होते हैं पॉलिटिक्स वगैरह में, इसलिए वोटिंग करने नहीं जाते हैं, और 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी कारण जो है वोटिंग नहीं कर पाते। नॉन रेजिडेंस इंडियंस हैं, वो क्या है, ये रजिस्टर कर सकते हैं वोटिंग के लिए, अगर वो फिजिकली प्रेजेंट है इंडिया में तो वोटिंग कर सकते हैं। ओके, सो कैन एनआरआई वोट इन इंडिया? ऑफ कोर्स दे कैन वोट इन इंडिया, लेकिन उनको जो है फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट होना पड़ेगा वोटिंग के टाइम। सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड अपॉन। अब क्या है कि देखो जो है कुछ सर्विस वोटर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो जैसे ये यूपी है, तो यूपी में यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं, पर उन्हें यहाँ पे पोस्टिंग मिली है, तो अब वो कैसे जो है वोटिंग करेंगे? सो उनके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, अब वहाँ पे जो है इनकी ड्यूटी भी लगी है इलेक्शन में एज अ रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह, तो जो है कैसे वोटिंग करा जा सकता है? सो दे कैन डू थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, जिसको ATPBS बोलते हैं। ओके, और क्लासिफाइड सर्विस में जैसे मिलिट्री वगैरह में ये लोग भी इस सर्विस का प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं, ये आपने जो है लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। और ECI ने ये बोला है कि आधार लिंक वोटर आईडी के थ्रू भी जो है वोटिंग करने का प्रोविजन लाया है, कि जिससे कि डिजिटली जो है वोटिंग हो सके इंडिया में। और इससे क्या होगा कि माइग्रेंट्स कहीं पर भी हो वो जो वोटिंग कर सकते हैं। अगर ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह ऑनलाइन सीमलेसली हो सकते हैं, तो वोटिंग क्यों नहीं हो सकती? वन राशन वन कार्ड स्कीम बहुत ही अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो एक अच्छा वर्क कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी माइग्रेंट वर्कर्स है वो इजीली जो है PDS के सिस्टम बेनिफिट के थ्रू फेयर प्राइस शॉप से फूड ग्रेन ले सकता है। इसी तरह अगर वन नेशन वन वोटर ID कार्ड हो जाए, तो जो है जो माइग्रेंट वर्कर्स अभी तक नहीं कर पा रहे थे वो भी उस चीज में पार्ट ले सकते हैं। गवर्नमेंट तभी सक्सेसफुल है जब वो मेजॉरिटी लोग उसमें वोटिंग करें, ना कि वो लोग जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, दिस वाज थिंकिंग ऑफ थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया मस्ट नॉट कास्ट एंकर इन एनरिका लेक्सिके। देखो 2012 में जो एक केस हुआ था, इसमें ये था कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में देखो होता है एक टेरिटोरियल वाटर होता है, फिर एक कॉन्टिन्यूस जोन होती है, उसके बाद जो है एक एक्सक्लूसिव जोन होती है। तो ये 12 तक तो टेरिटोरियल वाली होती है, उसके बाद कॉन्टिन्यूस जोन होती है वो 24 नॉटिकल माइल्स तक होती है, और इसके बाद 200 किलोमीटर तक जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है। तो यहाँ तक जो है शिप वेसल्स जो है इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली इंडियन वेसल्स जो है मूव कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि लगभग जो है 20.4 नॉटिकल माइल्स में केरला कोस्ट के उधर जो है एक इंडियन टेरिटोरियल वेसल चल रहा था, और इटालियन वाला वेसल इस तरफ चल रहा था। तो इटालियन वेसल में दो थे वहाँ पे ऑफिसर्स, तो उन्होंने क्या करा, कॉमर्शियल व्हीकल पे थे, ये एनरिका लेक्सी एक कॉमर्शियल व्हीकल है, इन्होंने जो है इंडियन वेसल के दो फिशरमैन को जो है गोली से उड़ा दिया। अब जो है जब उन्होंने गोली से उड़ा दिया तो ये अब इंटरनेशनल मामला, इंटरनेशनल टाइप ऑफ किलिंग हो गया। और कहाँ पे ये डिस्प्यूट सेटल होगा, तो पहले तो इनको केरला लेकर आया गया, वहाँ के कोर्ट वगैरह ने सुना, फिर ये हुआ कि नहीं ये इंटरनेशनल मैटर है, इसीलिए जो है फिर ये आर्बिटर ट्रिब्यूनल में ये मैटर गया। ओके, अब क्या है कि देखो एनरिका लेक्सी क्या है, ये कॉमर्शियल व्हीकल है जो कि ऑयल टैंकर है। ओके,
जो डिसीजन है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दिया है वो लगभग 3-2 वर्डिक्ट से आया है और शेकिंग डिसीजन है। और ये ट्रिब्यूनल जो है ये कैसे सेटअप हुआ? ट्रिब्यूनल जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के अंडर में सेटल हुआ और ये आता है अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ओके, और ये है कि इट लॉज है बोथ कंट्री टू सस्पेंड, जो भी कंट्री कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी उन सबको आप सस्पेंड करिए और यही डिसीजन अब फॉलो होगा। और कोई भी न्यू जो है कह सकते हैं एलिगेशन सब नहीं लग सकते और कोई भी नया मामला कोर्ट में नहीं दर्ज हो सकता। ओके, ये सब चीज़ें हैं। अब क्या है कि इटालियन की जो वहाँ की फैमिली है उन्होंने जो है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की उनकी फैमिली है वगैरह वगैरह ये सारे ग्राउंड पे जो है उन्होंने रिलीफ लेना चाहा है विच इज़ नॉट अवेलेबल। और ये भी चार्ज लगाए थे कि उनको ज़बरदस्ती जो है वहाँ पे इंडियन कॉन्टिजियस जोन में ले जाया गया था, जो कि ट्रिब्यूनल ने एकदम खारिज कर दिया है चार्ज। ओके, और ये है कि इंडिया का स्टैंड है कि जो भी यूएन क्लोज ने करा है कि वो मानेगा, बट जो इम्यूनिटी वो है जो स्टेट ऑफिशियल्स को मिलती है एंड इट इज़ ओनली थ्रू मल्टीलैटरल एंड बाईलैटरल ट्रीटीज और एग्रीमेंट। ओके, और ये है कि जो इटालियन मैरीन्स हैं इसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल व्हीकल पे थे वो एक स्टेट ऑफिशियल्स हैं जो कि एक कमर्शियल व्हीकल पे उस समय डिप्लॉयड थे। हाँ, और तो इससे ये सारी चीज़ें, बल्कि जो इम्यूनिटी किसको अवेलेबल होगी, जो कमर्शियल व्हीकल पे डिप्लॉयड है उसको अवेलेबल नहीं होती, बल्कि वो जो भी कमर्शियल व्हीकल पे है वो लोकल क्रिमिनल जुरिडिक्शन के अंडर में आ सकता है। बट ये सब चीज़ें होने के कारण उसको एज अ ऑफिशियल पर्सन मानना दैट इज अगेंस्ट द वियना कन्वेंशन, क्योंकि जो है जो ऑफिशियल पर्सन है एक डेंजरस प्रेसिडेंट सा ये चीज़ सेट कर रहा है। जो कि देखो ऑफिशियल पर्सन का मतलब क्या है, जो कि वहाँ का जो गवर्नमेंट हेड होगा, जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुआ या फिर फॉरेन मिनिस्टर हुआ, ये सारे लोग जो है आते हैं वीना कन्वेंशन के अंडर में। और ट्रिब्यूनल डिसीजन ऑन द मैरीन इम्यूनिटी सेट एज डेंजरस प्रेसिडेंट से एक सेट कर दिया गया है एंड इंडिया इज इंटाइटल्ड, अगर जो है ये है कि जो भी जुरिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो या तो फिर कंपनसेशन इंडिया दे, अगर इंडिया कंपनसेशन नहीं देगा तो अब वो कंपनसेशन कहीं से तो कंपनसेट कराना ही है। तो बेटर ये है कि इटली में जो भी प्रोसीडिंग हो रही है उसको जो है इंडिया को फॉलो अप करने को मिले और ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कह के इंडिया को अलग ना करा, जो कंपनसेशन जो है और एक हार्ड कह सकते हैं पनिशमेंट मिलना चाहिए वहाँ के इटालियन जो मैराइन्स हैं उनको। ओके, और ऐसे नहीं बचना चाहिए बिकॉज एक ये कि लॉन्ग प्रेसिडेंट जो है सेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बता दिया इसमें, मैं इसके थ्रू देखो ये टेरिटोरियल सी है, ये आपकी बेस लाइन हो गई कंट्री की, यहाँ तक टेरिटोरियल सी होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, उसके बाद कॉन्टिग्यूअस जोन होती है इतना, और इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है। मूविंग ऑन टू द इंडियन एक्सप्रेस टॉपिक और लर्निंग इन पेंडेमिक। पेंडेमिक टाइम में जो है बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस देखने को मिले और पीएम मोदी का हमेशा से ये रहा है कि स्कूल एजुकेशन पे कैसे ध्यान दिया जाए। तो 400 न्यू एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए 2022 में, और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें कि सबका साथ सबका विकास का मोटो है। अब क्या है इस पेंडेमिक टाइम में फेस टू फेस तो मोड ऑफ टीचिंग बहुत ही डिफिकल्ट है और अभी कोई करना भी नहीं चाह रहा है यूनिवर्सिटी, और फोकस ऑन द गर्ल एजुकेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और टीचर ट्रेनिंग का जो मेथड है उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द युक्ति वेब पोर्टल, आरोग्य सेतु ऐप, ये सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई हैं। एंड नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन एम्स टू बूट लिटरेसी। इसके साथ जो नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क एंड भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया गवर्नमेंट ने।
प्राइम मिनिस्टर ई विद्या स्कीम जो है सिनर्जाइज, जिसमें डिजिटल एजुकेशन प्रोजेक्ट है, डिजिटल ऑनलाइन एंड मास मीडिया, इसके थ्रू हो पाया ई विद्या स्कीम के कारण। और चैनल फॉर एवरी क्लास विल इंश्योर इजी कस्टमाइज लेसन मिल सकेंगे और स्टडी मटेरियल भी ई विद्या के थ्रू मिल सकेगा। डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, जिसको डेजी बोलते हैं, ये अवेलेबल कराई गई। सो इसमें देखो जो जो चीजें हैं, एकलव्य मॉडल वाला हो गया, युक्ति वेब पोर्टल, आरोग्य सेतु, ई विद्या स्कीम, भारत पढ़े ऑनलाइन, है ना, डेजी, ये सारी चीजें जो हैं आप नोट डाउन कर लेना, इसको अच्छे से रिसर्च कर लेना, बिकॉज ये सारी चीजें जो हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये है कि जो मनोदर्पण है, ये क्या है कि अभी जब बहुत सारा स्ट्रेस वगैरह था, लोग अंदर ही रहते थे घर में लॉकडाउन में, तो एक स्ट्रेस टाइप ऑफ सिचुएशन थी, उसके लिए जो है ये मनोदर्पण प्रोग्राम चलाया गया। यूनिवर्सल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि फ्री ऑनलाइन ओपन एजुकेशन दिया गया, इंग्लिश में, संस्कृत, हिंदी, अरेबिक वगैरह, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में दिया गया। और एक इंग्लिश प्रो एक फ्री मोबाइल ऐप रेडी करी, जिससे कि सीनियर सेकेंडरी कॉलेज में और क्लास 10 लेवल के बच्चों को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इन भारतीय वे ये सिखाया जाएगा। और ये है कि डिफरेंट इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी क्रिएटेड द यूनिवर्सल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडोमेंट फंड। ओके, और इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू हैव कंप्लीटेड एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑनलाइन। ओके, सो दिस वॉज देयर, और इसको अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें पॉइंट्स जो कवर हुए, जो कीवर्ड्स कवर किए गए हैं इस आर्टिकल में। एंड कोविड कावासाकी सिम्टम, जो कावासाकी डिजीज है, ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि आईज रेड हो जाती हैं, रैशेस, स्वॉलन टंग हो जाती है, और रेड लिप्स जो है रेड हो जाते हैं, जिसको कि स्ट्रॉबेरी टंग भी बोलते हैं, और ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, स्वेलिंग सी आ जाती है, एंड देयर इज कांस्टेंट हाई फीवर रहता है लगभग 5 डेज तक, और कोरोनरी फंक्शन इन द हार्ट वो भी अफेक्ट हो जाता है। और इस डिजीज का नेम जो है जैपनीज पेडिट्रिशियन के नेम पे पड़ा था, और इन्होंने एक 4 ईयर ओल्ड बॉय में ये डिजीज पाई थी। अभी क्या है कि ये कावासाकी डिजीज कोरोना वायरस के सिम्टम्स से मैच कर रही है, कुछ कुछ चीजें मैच करती, जैसे कि रैशेस बच्चों में दिख रहे हैं और इन्फ्लेमेशन दिख रहा है। हाँ, अदर सिम्टम्स जो है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, और ये फर्स्ट सच केस जो है यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में देखने को मिला, और इवन डॉक्टर्स इन इंडिया हैव आल्सो स्टार्टेड सीइंग सच टाइप ऑफ केस। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस न्यू इलनेस को बोला है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। ओके, सो लिंक कैसा है इसका कोविड-19 के साथ? वो ज़्यादातर बच्चों के उसमें जो है कोविड-19 अगर होता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक केस होते हैं या फिर माइल्ड सिम्टम्स ही दिखाते हैं, और जो कावासाकी के सिम्टम्स है वो लगभग 2 to 3 weeks आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस तब जाके दिखने लगते हैं। What have these symptoms been? देखो, एक धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में क्या 14 ईयर ओल्ड की गर्ल पहुंची, उसको हाई फीवर और रैशेस थे, और उसको कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट किया गया। और इसके साथ ही क्या, लेकिन अदर जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि रेड आई होना, रेड टंग होना, ये सारे प्रेजेंट नहीं थे, पर उसका हार्ट में जो स्वेलन था, बट कोरोनरी फंक्शन वो अफेक्ट नहीं था। सो ये सारी चीज़ें हैं कि मैंने आपको कुछ कावासाकी के सिम्टम्स हैं, तो थोड़े बहुत कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, और ये बेसिकली ये बोला कि हो सकता है कि जब आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ हो तब उसके बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप कर ली हो, इसलिए वो निगेटिव आ गई हो। ओके, और ये है कि कावासाकी अगर होता है, इसमें क्या होता है, कोरोनरी चेंज होने लगता है, और एक स्ट्रॉबेरी जैसी टंग आ जाती है। ठीक है, दिस थिंग्स आर देयर। और WHO ने कहा है देयर विल ऑल्सो बी हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद पॉजिटिव केस ऑफ कोविड-19, और ये है कि फ्यू थिंग्स आर क्लियर, इट इज सीन इन पेशेंट एज लेस देन 19 है, और इसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, माने पेट के नीचे पेन होने लगता है, डायरिया टाइप ऑफ कंडीशन हो जाती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, सेप्टिक शॉक में हैपन। सो दीज थिंग्स कैन
ये सारे सिम्टम्स जो हैं, न्यू टाइप ऑफ सिम्टम्स हैं जो बच्चों में दिख रहे हैं। सो आप केयरफुल रहें, स्टे एट होम और जो है हमेशा जो है क्लीन करते रहें, जितना सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, और अपने बच्चों और जो कह सकते हैं अपने भाई बहनों को या फिर बड़े लोगों को आप जितना बचाएंगे, जितना प्रोटेक्टेड रखेंगे, वही सबके लिए अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।